नमस्ते सदावत सलीम मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों आप सब जानते हैं कि डीआरडीओ के द्वारा तैयार किया गया जो अभ्यास है वो अब प्रोडक्शन के लिए तैयार हो चुका है। यह अभ्यास जो कि एक लॉइटरिंग म्यूनिशन वेरिएंट है, इसका अब एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात भी किया जाएगा। अभ्यास जिसका नाम हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है, इसके हाल ही में सफल उड़ान परीक्षण की गई है। डीआरडीओ ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और लार्सन एंड टूब्रो डिफेंस जैसी प्रमुख भारतीय कंपनियों के सहयोग से अभ्यास का उत्पादन शुरू करने की योजना बनाई है। ये साझेदारी बड़े पैमाने पर विनिर्माण के लिए घरेलू विशेषज्ञता का लाभ भी उठाएगी। इसके अलावा डीआरडीओ अभ्यास के एक लॉइटरिंग म्यूनिशन संस्करण को विकसित कर रहा है। इस संस्करण को संभावित रूप से एक्सपोर्ट किया जाएगा, जो कि उन देशों की जो अपनी जरूरतों की रक्षा के लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव यानी कि लागत प्रभावी विकल्प को तलाश रहे हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों एक टेंशन देने वाली खबर सामने आई है, जिसके तहत पाकिस्तानी नौसेना का जहाज PNS रिजवान A294 को चीन से अंदर की ओर यात्रा करते हुए देखा गया है। हालांकि इसका उद्देश्य पता नहीं है कि किस लिए यहाँ पर गया, लेकिन हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स ने इसे अरब सागर में खुफिया जानकारी जुटाने की गतिविधियों से जोड़ा है। ओपन सोर्स नेवल इंटेलिजेंस ट्रैकर यानी कि ऑस्नेट द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें कि जहाज की विशेषताएं दिखाई गई हैं, जो कि इस ओर इशारा करती हैं कि इसका जासूसी तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें ट्रैकिंग रडार है, जिससे पता चलता है कि ये जहाज टेलीमेट्री और खुफिया जानकारी लेने में सक्षम है। PNS रिजवान का निर्माण पाकिस्तानी कंपनी ने किया है। अब संदेह ये है कि जहाज के निर्माण को पूरी तरीके से चीनी नौसेना के द्वारा वित्तपोषित किया गया है। इसमें दोस्तों साफ तौर पर पता चलता है कि पाकिस्तान इसके द्वारा भारतीय नौसैनिक गतिविधियों की निगरानी कर सकता है, और इससे पाकिस्तान को भारत की नौसेना की तैनात की और जो रणनीति है उनके बारे में महत्वपूर्ण डेटा मिल सकता है। PNS रिजवान का उद्देश्य पाकिस्तान और संभावित रूप से चीन के अन्य युद्धपोतों के साथ मिलकर खुफिया जानकारी एकत्रित करने वाला एक नेटवर्क भी बनाना है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अरब सागर में PNS रिजवान की मौजूदगी से क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है और पाकिस्तान यहाँ से भारत की जासूसी कर सकता है, जिससे कि संघर्ष बढ़ सकता है। हालांकि भारतीय नौसेना को अब इस बारे में डिसाइड करना होगा कि इसका तोड़ किस तरीके से निकाला जा सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों जिस तरीके से ड्रोन खतरे लगातार बढ़ रहे हैं, खासकर कि युद्ध के मैदान में, ऐसे में दोस्तों भारत के लिए भी ये ज़रूरी हो जाता है कि वो FPV ड्रोन्स और कम लागत वाले जो नेक्स्ट जनरेशन के ड्रोन वॉरफेयर हैं उनको अपनाएं, क्योंकि दोस्तों जो फर्स्ट पर्सन व्यू यानी कि FPV ड्रोन्स हैं वो गेम चेंजर के रूप में उभरे हैं। ये युद्ध के मैदान में टेक्टिकली काफ़ी फ़ायदा देते हैं। यही वजह है कि भारत को अब अपनी सेना के लिए FPV ड्रोन के विकास में इन्वेस्टमेंट करना होगा। और ये जो FPV गॉगल्स हैं वो वास्तविक समय की वीडियो फीड प्रदान करते हैं, जिससे ऑपरेटर को जटिल वातावरण में नेविगेट करने और ट्रेडिशनल रिमोट कंट्रोल ड्रोन्स की तुलना में अधिक सिचुएशन अवेयरनेस मिलती है और दुश्मन की स्थिति का सटीक विश्लेषण मिलता है, जिससे कि उनको लक्षित करना आसान है। FPV ड्रोन अपनी चपलता और गतिशीलता के कारण क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट सिचुएशन और अर्बन इन्वायरमेंट में नेविगेट करने की क्षमता प्रदान करते हैं। साथ ही ये संकरी गलियों में भी घूम सकते हैं और घने जंगलों में भी काफी फायदा दे सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि जो मैन्ड एयरक्राफ्ट है उनकी तुलना में FPV जो ड्रोन्स हैं उनकी मारक क्षमता और टोही मिशनों की जो क्षमता है काफी फायदा देती है, और साथ ही ये एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीका भी है। FPV ड्रोन सीमाओं की निगरानी और गश्त में सहायक हो सकते हैं, दुश्मन की गतिविधियों और घुसपैठ के प्रयासों का रियल टाइम की खुफिया जानकारी भी प्रदान कर सकते हैं। हालांकि इनकी चुनौतियों पर भी विचार करना होगा, क्योंकि इसमें सिग्नल डिस्ट्रप्शन भी किया जा सकता है दुश्मन की सेनाओं के द्वारा। दुश्मन की सेनाएं FPV सिग्नलों को बाधित करने के लिए जैमिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकती हैं, और भारत को ऐसे में काउंटर जैमिंग उपायों में निवेश करना भी होगा। इसके अलावा FPV ड्रोन ऑपरेशन के लिए ऑपरेटरों को विशेष प्रशिक्षण की जरूरत होती है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि FPV ड्रोन के विकास में अगर भारत इन्वेस्टमेंट करता है तो आधुनिक युद्ध के लिए भारत को एक बड़ी बढ़त मिलेगी, और साथ ही साथ भारत को जो ये चुनौतियां सामने आ रही हैं उनका भी समाधान ढूंढना होगा, ताकि इस महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया जा सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत ने सोवियत संघ से 1980 के दशक में IL-76 भारी परिवहन विमानों का बेड़ा खरीदा था, लेकिन अब ये अपनी सेवा अवधि के अंत के करीब है। भारत अब इसके लिए एक महत्वपूर्ण ओवरहॉल प्रोग्राम शुरू करने की बात रशिया के साथ कर रहा है। IL-76 फ्लीट लगभग 40 साल की सेवा पूरी कर चुकी है, और इनमें मौजूदा D30 KP इंजन जो लगे हैं अब उनकी उपलब्धता भी नहीं है, जिसकी वजह से कई मुद्दों का इन्हें सामना करना पड़ रहा है। साथ ही इसमें एवियोनिक्स भी पुराने ज़माने के लगे हुए हैं, जो कि आधुनिक
नागरिक हवाई यातायात नियंत्रण प्रणालियों के साथ भी मैच नहीं करते हैं और इनका इंटरनेशनल एयर स्पेस में भी ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। भारतीय वायुसेना D30KP इंजनों को अधिक फ्यूल एफिशिएंट PS90A इंजनों से बदलने की योजना बना रही है, जो पहले इंडियन एयरफोर्स के IL-76 टैंकर में उपयोग किए जाते हैं। साथ ही नेविगेशन और कम्युनिकेशन प्रणालियों को अपग्रेड करने की योजना चल रही है ताकि ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा कर सके। कहा जा रहा है कि अब रशिया और भारत इस अपग्रेडेशन प्रोग्राम को शुरू करेंगे, जिसमें कि एक पूरा मूल्यांकन इसका किया जाएगा, जिससे कि भारत IL-76 फ्लीट की ऑपरेशनल लाइफ को 2050 तक बढ़ा सकता है। भारतीय वायुसेना ने पहले ही सीमित अपग्रेडेशन तो लागू कर रखा है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक्स और नेविगेशन सिस्टम का आधुनिकरण और स्ट्रक्चरल जो संशोधन है उन्हें भी करना शुरू किया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, CDS जनरल अनिल चौहान ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि भले ही पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो रखी है, लेकिन उसकी सैन्य क्षमताओं में कोई कमी नहीं हुई है, इसीलिए वो हमारे लिए एक खतरा बनी हुई है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2024 में CDS अनिल चौहान जी ने कहा कि जिस तरीके से दोनों तरफ से चुनौतियां बनी हुई है, भारत के पास उन्हें काउंटर करने के लिए पर्याप्त संसाधन भी मौजूद हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आप सशस्त्र बलों के मामले में देखें तो सबसे बड़ी चुनौती ज्यादातर बाहरी होती है, जो कि काफी चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन फिर भी बाहरी चुनौतियां एक राष्ट्र को एकजुट करती हैं, जिसमें कि कारगिल में आपने देखा होगा और गलवान में भी आपने देखा होगा। यही CDS चौहान ने कहा कि हमें अपने प्रतिद्वंदियों को कम नहीं आंकना होगा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि भारत की दोस्ती हिमालय से भी ऊंची और महासागर से भी गहरी है और जो हमारे पड़ोसी हैं वो दोनों परमाणु हथियार सक्षम हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। DRDO ने हाल ही में एक्सरसाइज भारत शक्ति के दौरान अपनी नई हथियार प्रणाली को दिखाया, जो कि 250 किलोग्राम का हाई स्पीड लो ड्रैग यानी कि HSLD बॉम्ब है, जिसमें कि एक रेंज एक्सटेंशन किट भी लगी है। रेंज एक्सटेंशन किट HSLD बॉम्ब की जो ऑपरेशनल सीमा है उसे बढ़ाता है, जिससे कि भारतीय वायुसेना के पायलटों को सुरक्षित दूरी से लक्ष्य पर हमला करने की अनुमति मिलती है। और ये जो REK है यानी कि रेंज एक्सटेंशन किट, ये टारगेटिंग के लिए GPS और इनिशियल नेविगेशन सिस्टम सहित HSLD बम में मौजूद जो गाइडेंस प्रणाली है उनके साथ इंटीग्रेटेड होता है। DRDO अब भारी भरकम 450 किलोग्राम और 1000 किलोग्राम वाले HSLD बम वेरिएंट्स के लिए इसी तरीके की रेंज एक्सटेंशन किट पर काम कर रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत ने अपने AMCA प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। मैं लगातार आपको अपडेट दे रहा हूं, लेकिन हमारा ये जो प्रोग्राम है वो 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम है, जिसे आधिकारिक तौर पर 2008 में शुरू किया गया था, लेकिन 2024 में इसको फंडिंग मिली, जिसमें कि 16 साल का इंतजार हमें करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, ऐसे में अब बहुत कुछ बदल चुका है और 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स पर काम शुरू हो गया है। भारत अब इस तरीके के इंतजार को और नहीं कर सकता है और हाल ही में कई देशों ने अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट विमानों को विकसित करने और उन्हें ऑपरेट करने की योजना भी घोषित कर दी है और 2030 के मध्य तक कई देश अपने इन परीक्षणों को भी शुरू कर देंगे, जो कि 6th जनरेशन फाइटर जेट के होंगे। अब दोस्तों, भारत 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम में पीछे कैसे रह सकता है? क्या भारत इस तरीके का जोखिम नहीं उठा सकता? लेकिन दोस्तों, AMCA प्रोग्राम जिस पर काम चल रहा है उसमें दोस्तों 6ठी पीढ़ी की कुछ अवधारणाएं भी होंगी, जिससे कि भारत महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी में ना पिछड़ सके। और ये जो महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है उसमें सुपर स्टेल्थ यानी कि 6th जनरेशन फाइटर जेट्स जो होंगे वो रडार क्रॉस सेक्शन कटौती से भी आगे बढ़कर जबरदस्त स्टेल्थ क्षमताओं के साथ होंगे, क्योंकि अब पता चल चुका है कि कई तरीकों से स्टेल्थ फाइटर जेट्स को डिटेक्ट किया जा सकता है रडार के द्वारा। इसके अलावा एडवांस प्रपल्जन पर भी काम होगा, जो कि वेरिएबल साइकिल इंजन के तौर पर होगा, क्योंकि वेरिएबल साइकिल जो इंजन है वो गेम चेंजर होंगे, जो कि क्रूज पर असाधारण फ्यूल एफिशिएंट यानी कि ईंधन दक्षता और सुपरसोनिक ब्रस्ट के लिए बेजोड़ ताकत प्रदान करेंगे। इसके अलावा एक मजबूत नेटवर्क सेंट्रिक जो प्रणाली है वो भी इनमें इंटीग्रेट होंगी। विमान, ड्रोन और जमीनी बलों के बीच रियल टाइम का डेटा साझा करने की इनमें कल्पना की गई है, जिससे कि सूचना का लाभ मिलेगा 6th जनरेशन फाइटर जेट्स को। दोस्तों, भारत का जो AMCA प्रोग्राम है वो 6th जनरेशन के विकास के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड हो सकता है और ADA AMCA की जो टीम है वो पहले से ही AMCA प्रोग्राम में 6th जनरेशन की कई तकनीकों को शामिल करने पर विचार कर रही हैं। कहा यह जा रहा है कि 2030 के मध्य में उत्पादन में प्रवेश करने से पहले ये 5.5 जनरेशन का फाइटर जेट होगा। 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट के विकास में इन्वेस्टमेंट करना फिलहाल तो जल्दबाजी होगा, लेकिन AMCA का विकास अभी चल रहा है। ऐसे में भारत दोस्तों उन तकनीकों को भी इसमें लगाएगा जो कि आने वाले टाइम में मैच्योर हो रही हैं और एडवांस हो रही हैं। तो बात साफ हो जाती है कि भारत उस 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम से पीछे नहीं होगा और कुछ हद तक उस टाइमलाइन को
पकड़ लेगा, जो कि समय के साथ भारत के लिए जरूरी है। यानी कि भारत का जो AMCA Mark II होगा वो 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी से लैस होगा, जो कि भविष्य के, जैसे कि मैंने बताया ना कि 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की जो टाइमलाइंस है उन्हें कम करेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि मालदीव को तुर्की से ड्रोन मिले हैं और अब इसका ऑफिशियल कार्यक्रम मोइजो के द्वारा किया गया है, जिसमें कि मालदीव के पास तुर्की के TB2 ड्रोन मिल चुके हैं। इस दौरान उनके राष्ट्रपति मोइजो, जैसे कि मैंने कहा कि एक सार्वजनिक समारोह का उन्होंने अनावरण किया ताकि वो भारत को दिखा सके कि हमने बहुत घातक ड्रोन अपने में शामिल किए हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, DRDO और ARD अलग अलग तोपखाना रॉकेट परियोजनाओं के लिए एक सलाहकार नियुक्त करने की बात कर रहे हैं, जिसमें कि पिनाका रॉकेट के लंबी दूरी के संस्करण, जो कि 120 से 300 किलोमीटर की रेंज के होंगे, वो शामिल है। यानी कि दोस्तों, ये जो नए रॉकेट्स तैयार हो रहे हैं वो 300 किलोमीटर से अधिक रेंज के होंगे और ये रॉकेट पिनाका का ही हिस्सा होंगे, इसीलिए ये मॉड्यूलर है। बात साफ हो जाती है दोस्तों, चाइना को देखते हुए भारत भी लंबी दूरी के रॉकेट्स को विकसित कर रहा है। इसीलिए दोस्तों, जो कंसल्टेंट हायर किया जा रहा है वो इन सब चीजों को देखेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। जिंदल डिफेंस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड अब स्टेट ऑफ द आर्ट फायर आर्म्स का मैन्युफैक्चरिंग करेगा, जिसके लिए एक प्लांट हरियाणा में लगाया गया है। और आपको बता दें कि ये जॉइंट वेंचर है जो कि ब्राजीलियन फर्म टॉरस आर्म्स के साथ किया गया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, चाइना और पाकिस्तान जमकर स्टेल्थ फाइटर जेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय वायुसेना AMCA फाइटर जेट्स को 2032 में ही शामिल कर पाएगी। लेकिन ऐसे में डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत को काउंटर स्टेल्थ क्षमता विकसित करनी होगी ताकि उभरते हुए स्टेल्थ गैप को रोका जा सके, जिसमें कि ये कहा गया है कि या तो भारत को रशियन नीबॉम खरीदना चाहिए या फिर इन्हें देश में बनाना चाहिए, जो कि 3 ट्रक माउंटेड आइसा रडार सिस्टम है और ये फ्यूजन ऑफ डेटा जनरेट करता है 3 रडार से और साथ ही वेपन ग्रेड ट्रैक्स को भी जनरेट करता है। नीबॉम को आसानी से भारतीय वायुसेना के S-400 स्क्वाड्रन और इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। और दोस्तों, कहीं ना कहीं ये बात इसलिए भी ठीक है कि हम भले ही अभी पीछे चल रहे हैं 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम से, लेकिन भारत के पास इस तरीके की क्षमताएं होना बहुत ज़रूरी है ताकि दुश्मन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स को रोक सकें। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। अगर दोस्तों मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान किसी कैडेट को चोट लग जाती है और वो मेडिकल आधार पर बाहर हो जाते हैं, तो अब उन्हें रीसेटलमेंट की सुविधा दी जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अभी तक दोस्तों इस तरीके की कोई सुविधा नहीं दी जाती थी सेना की तरफ से। देश की रक्षा के लिए जान देने का जज्बा लेकर युवा फौज में ऑफिसर बनने पहुंचते हैं और 4 साल लगातार कड़ी मेहनत करते हैं और बाद में एकेडमी से निकलकर नेवी, एयरफोर्स या फिर सेना का हिस्सा बनते हैं। लेकिन ऐसे में ट्रेनिंग के दौरान उन्हें गंभीर चोट लग जाती है या फिर वो डिसेबल हो जाते हैं तो सेना उन्हें बाहर कर देती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पहले ये होता था कि ना तो उन्हें कोई आर्थिक मदद मिलती थी और ना ही इलाज में कोई सहायता। लगातार कई सालों से ये मांग उठ रही थी, लेकिन अब इस पर फैसला हो गया। मेडिकल की वजह से बाहर हुए जो कैडेट्स हैं उनका रीसेटलमेंट किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, गुयाना डिफेंस फोर्स जल्द ही भारत के एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया से करीबन 23.27 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण के साथ भारत से 2 नए विमान प्राप्त करेगी। हालांकि दोस्तों ये नहीं बताया गया कि कौन से विमान गुयाना डिफेंस फोर्स को दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 2 ड्रोनियर 228 विमानों की खरीद ये की जा सकती है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी इलाके वजीरिस्तान में पाकिस्तानी फौज पर एक बड़ा हमला हुआ, जहां पर दोस्तों विस्फोटकों से भरा एक वाहन पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट के अंदर घुस गया और इस हमले में 7 फौजियों की मौत हो गई। वहीं पाकिस्तानी फौज ने 6 हमलावरों को मार गिराने का दावा किया है। पाकिस्तान के 7 जो सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं, इनकी पहचान लेफ्टिनेंट कर्नल, एक कैप्टन और 5 फौजी के तौर पर हुई है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आखिरकार ईरान के चाबहार बंदरगाह को लेकर भारत और ईरान के बीच अंतिम समझौता हो चुका है और चाबहार अब भारत का पहला विदेशी बंदरगाह होगा, क्योंकि अभी तक भारत और ईरान के बीच कई मुद्दे यहाँ पर सामने आ रहे थे, जिसकी वजह से गतिरोध बना हुआ था और चाबहार बंदरगाह पर भारत की मौजूदगी पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगा। बता दें कि इस डील को फाइनल करने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर कई बार ईरान भी गए थे, क्योंकि आप भारत की टेंशन इस बात की थी कि ईरान पर अमेरिका के कई प्रतिबंध भी लगे हैं। लेकिन भारत ने चाबहार समझौते को लेकर अमेरिका को अपने विश्वास में ले लिया, क्योंकि चाबहार के रास्ते भारत यूरोपीय देशों और मध्य एशिया तक अपने सामान को आसानी से पहुंचा सकता है। और ये दोस्तों ग्वादर बंदरगाह का भी तोड़
माना जा रहा है। ये जो नया समझौता है वो 10 साल के लिए वैध होगा और इसे ऑटोमेटिक तरीके से आगे बढ़ा दिया जाएगा। इससे भारत के लिए एक बड़ी जियोपॉलिटिक्स जीत बताया जा रहा है। तो फिलहाल ये अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं वीडियो के साथ, चैनल जो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।